ये एक चीज़ जाके काफ़ी अजीब लगा कि फॉरेनर्स जब भी स्पिरिचुअल के बारे में सोचते हैं वो लोग सबसे पहले इंडिया के बारे में सोचते हैं, जो कि ऐसा स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए किसी कंट्री को लेके। लेकिन अच्छी बात है, चलो इंडिया में किसी का तो नाम आ रहा है अच्छी चीज़ों में। लेकिन डॉलर डॉलर बोलोगे तो अमेरिका याद आएगा ना। हाँ हाँ। वैसे स्पिरिचुअलिटी बोलोगे तो थोड़ा तो मतलब क्या है, इट्स रिकग्नाइज्ड हम्म। ओरिजिन है कहीं ना कहीं काफी, तो इसलिए रिकॉर्डेड है। तो सबसे पुराना वो रिलीजन है चीज ना, जो बुक ऑफ हैबिट है सबसे पुराना है। रिलीजन भी है, और मोर देन रिलीजन, रिलीजन नहीं है सबसे पहली बात तो। हम्म यहाँ पे योगा है, यहाँ पे विजडम है, यहाँ हम्म पे टीचिंग है। इवन हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और बुद्धिज़्म भी काफ़ी सही यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। आई गेट दैट यस, कॉन्सेप्ट। यस। वेल, तो फिर अच्छा, व्हाट इज़ बेटर वे ऑफ लाइफ एज पर यू, बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म? आई थिंक बुद्धिज्म इज अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, ए ओके। सबसे पहली बात तो। और बुद्धिज्म इज वन वे ऑफ हिंदुइज्म, सो आई कांट पिक वन बिकॉज बोथ आर इंटरकनेक्टेड एनी विच वे। एंड बुद्धिज्म मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इट बिकॉज एक बार जब तुम चीज समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए बुद्धिज्म भी सेम है, तुम्हारे लिए इस्लाम भी सेम है, तुम्हारे लिए क्रिश्चियनिटी भी सेम है, तुम्हारे लिए हिंदुइज्म भी सेम है। बात तो सही है। अब है ना? नहीं, डिफरेंस की बात करें तो बस यही बात है कि हिंदुइज़्म की किताबें और सब कुछ काफ़ी पहले लिखा गया था। टाइम के साथ बहुत उसमें माल मटेरियल ऐड हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, बहुत सेंस कन्वर्ट हो गया है। बुद्धिज़्म अभी नया नया मार्केट में है, इसीलिए उसका चीज़ें भी थोड़ा इंटैक्ट है, थोड़ा उसी तरह पड़ा हुआ है। इसे उसको समझना फॉर न्यू कमर्स इज़ वेरी ईजियर कंपेयर टू हिंदुइज़्म, अगर पढ़ के समझना है तो भक्ति योग से। हाँ, तो जैसे अब एक चीज सोचो कि पहले के टाइम में हमको अगर फोटो लेनी पड़ती थी तो फर्स्ट कैमरा जब आया था कितना डिफिकल्ट था। अभी तो तुम्हारे मोबाइल में भी है। तो बुद्धिज्म ने वही करा, तुम्हारे को मोबाइल में कैमरा दे दिया। अब आगे की जनरेशन और उसको इजी करेगी। आज जो तुम और मैं बात करेंगे और जो हम आगे पास आउट करेंगे और जो आगे की जनरेशन खुद समझ जाएगी, वो तो साले पैदा ही ऐसे होंगे और वो हमेशा ही वैसे लीड करेंगे। तो फिर अगर लेकिन अगर किसी को सजेस्ट करना हो कि फ़ोटो लेना है तुमको, तो उसको ये सजेस्ट करेंगे कि फ़ोन के कैमरा से लो, बड़े वाले कैमरा से नहीं जो पहले हो गया था। तो इसीलिए भाई अगर तुम्हारा पैशन है, तुम बड़े उससे भी ले लो। तुमको कन्वीनियंस चाहिए, तुम छोटे से ले लो। मैं बोलूंगा तुम दोनों ले लो, या फिर तुम्हारी क्या चॉइस है, तुम खुद से तो पूछो कि तुमको बड़े से लेना है या तुमको छोटे से लेना है। इट्स अबाउट यू एट द एंड ऑफ इट्स अबाउट टाइम। यू। अगर अब यू पे आएंगे तब तो बहुत ज़्यादा ही केओस मच जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एंटरटेनमेंट। लेकिन इन जनरल सेंस में एफिशिएंसी के हिसाब से देखें हम लोग, और जिसमें कम क्या बोलते हैं उसको, सेक्रीफाइसेस, त्याग हैं, जिसमें कम परेशानियां हैं, वो तो बुद्धिज़्म ही है। हिंदुइज्म में बहुत परेशानियां हैं विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग टू द कोर कॉन्सेप्ट, सही चीज़ समझने के लिए। बुद्धिज़्म में थोड़ा सही है क्योंकि उसमें भी उतना बेकार नहीं हुआ, उसका कैमरा सिंपल है, उसके इंटरफेस सिंपल है, बस बटन दबाओ फोटो आ जाएगा। हिंदुइज्म में बहुत घूम फिर के तब बटन मिलता है। बुद्धिज्म खाली साइड हेडिंग्स है और हिंदुइज्म उसके अंदर का मैटर है। तो हाँ हाँ, बिल्कुल। साइड हेडिंग्स भी अगर तुम अगर कर लोगे तो वो अंदर का मैटर, तुम कितने रिलीजियसली उसको फॉलो करते हो वो साइड हेडिंग्स को, क्योंकि वो साइड हेडिंग चाहे छोटी हो लेकिन उसका मीनिंग उतना ही डेप्थ में है। और फिर यहाँ पे तब उसके हिसाब से वो आता है, इंटेलिजेंस आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो लोग सिर्फ हेडिंग पढ़ के या तो 2-3 बस एक पैराग्राफ पढ़ के पूरा बुक का या तो पूरा पेज का समरी निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं अपने इंटेलिजेंस से। और कुछ लोग होते हैं उन लोगों को पूरा बुक पढ़ना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा कि अगर बहुत, और यही तो उसमें भी कहा गया गीता में, भक्ति योग और ध्यान योग में। अगर ध्यान योग है तब तो कोई बुद्धिज़्म हिंदुइज्म कम्युनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बात अलग है। लेकिन बुद्धिज़्म अगर किसी के पास ढंग का इंटेलेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग थिंग्स प्रॉपरली इन द वे दे आर, तब बुद्धिज़्म उसके ज़्यादा प्रेफर्ड है। अगर किसी का मतलब बहुत ज़्यादा रिगरस एफर्ट करना है तब हिंदुइज्म है। हाँ, दैट वुड बी बेटर वे टू टर्न। अच्छा, अब अगर तुम मेरे से इस बारे में इतनी बात कर रहे हो तो तुम मेरे को एक ऐसी चीज बता दो हिंदुइज्म में जो बुद्धिज्म में नहीं है। हम ना ही बुद्धिज़्म अच्छे से जानते हैं ना ही हिंदुइज्म अच्छे जानते हैं, हम बस दोनों को ऊपर ऊपर से पढ़े हैं क्योंकि हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। मैं तो अलग ही एकदम सेंस था। हुआ क्या कि मतलब ये इसको पता चला अभी हिंदुइज्म इसको ध्यान योग बोलते हैं। मेरा जितना भी अंडरस्टैंडिंग या तो समझ, रियलाइजेशन, बोध जो भी है इनलाइटनमेंट स्पिरिचुअलिटी का, सब कुछ ध्यान योग से। हमको कुछ बुक के बारे में पता भी नहीं था पहले, हम सब खुद मेडिटेशन करके ऑब्जर्व करके समझ लिए। फिर जब समझ लिए एक चीज़ था FD, वो लिख लिए, तब पता चला अच्छा इसको पहले ही लिख दिया गया है बुक में, इसको बुद्धिज़्म में बता दिया गया है। तब हमको पता चला अच्छा जो हम कर रहे थे इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं।
तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है, तुम ना ही बुद्धिज़्म पढ़े हैं ना ही हिंदुज़्म पढ़े हैं, बस दोनों को ऊपर ऊपर से देख लें कि क्या मेन बात हो रही है, जो हम समझ गए वही बात हो रही है, भाषाएँ अलग है, टेक्स्ट का फॉन्ट अलग है, टेक्स्ट वही है। तो हमको ना ये पता नहीं पता, तो मैं से कुछ बता ही नहीं सकते जो अलग है तो सेम है, बस इतना हमको। लेकिन तुम्हारे एक्सपीरियंस में तुमको क्या पता चला कि क्या है जो तुमको फॉलो करना चाहिए, या व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द बेसिक रूल्स, अगर तुमको किसी को समझाना है आगे। जैसे हम समझे हैं या तो जिस हिसाब से हम टर्मिनोलॉजीज दिए चीज़ों को, उस हिसाब से स्पिरिचुअलिटी एनलाइटनमेंट ये दोनों वर्ड बहुत ढंग से डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी कम शब्दों में समझ पाना कि हु यू आर नॉट, एनलाइटनमेंट समझ पाना कि हु यू आर। और फिर हम बहुत इसको मतलब टाइप को लॉजिकली ट्राई किए इन सबको डिफ्रेंशिएट करने, क्योंकि मेरा AI मतलब मेरा ये फ्यूचर का एम है आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस बनाना, मशीन्स में विजडम डाल पाना। तो फिर इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इसको बनाए हम, जो कि इतना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है नहीं किसी भी रिलीजन में। तो फिर जो पूरा स्पिरिचुअलिटी तक पाथ है पूरा इंटेलिजेंस के बेस पर चलता है, लॉजिकली चीज़ों को समझ के, सोच के, नेगलेक्ट करके, एलिमिनेट करके, फिर उसके बाद एनलाइटनमेंट में विजडम आ जाता है। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी डिफरेंशन ये होगा, टू अंडरस्टैंड हु यू आर नॉट, और एनलाइटनमेंट का डिफरेंशन टू अंडरस्टैंड हु यू आर। ऐसे डिफ्रेंशिएट किए हम। एक FD अगर टाइम होगा पढ़ना होगा तो बताना, myspy.ml वेबसाइट पे है, उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं, बहुत अच्छे से अलग किए हुए हैं, बहुत एक तरीके से प्रेजेंट किए हुए पूरा। तो हमको बस यही जानना था हु एम आई, और उसी चक्कर में सब ये सब हो गया। फिर पता चला इन सबको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, एनलाइटनमेंट बोलते हैं, इसको कोई लोग रिलीजन बना देते हैं इस चीज़ को। मेरे साथ सब कुछ बस कॉमन सेंस है और ऑब्वियस है, सब कुछ अलग नहीं है, पहाड़ तोड़ नहीं है कुछ इन सब में, लेकिन लोग उतना ध्यान से देखते नहीं हैं। क्या What about you? AI वाले हो ना आप ज़्यादा समझदार हो। नहीं, AI तो मेरा देर में है, AI मेरा क्लास 8 में था, लेकिन 10th में डिसाइड किए हैं। और अभी तो AI तक पहुंच तो गए ना तुम, 8th में AI तक पहुंच गए, मतलब फर्स्ट में तो कहीं तो पहुंच गए होंगे। अरे नहीं, ऐसा बहुत मेरे घर में सब लोग, इस घर में आसपास सब लोग सरप्राइज देता है। मेरा बचपन में बहुत ज़्यादा बेकार हालत था, बहुत ज़्यादा, मतलब टिल 3rd मेरा ये हालत था कि हमको ढंग से लिखना उखना नहीं आता था, इन सेंस मतलब हमको चेयर की स्पेलिंग नहीं पता था, इतना हम बेकार थे पढ़ने में, या तो इंटरेस्ट नहीं था हमको किसी भी काम में, बस फालतूगिरी करना घूमना। लेकिन बहुत रिवॉल्यूशनरी चेंज आया था क्लास 8 में, इसी से मेरे ख्याल से आता ये स्पिरिचुअलिटी से, कि जब हु एम आई में घुस गए बहुत ज़्यादा और परेशान हो गए कि हमको जाने बिना हम कैसे जो भी कर रहे हैं, फालतू काम कर रहे हैं, ये सब आने लगा था कि हमको पता ही नहीं है हम कौन है, तो सब कुछ जो कर रहा है ये कौन कर रहा है, जो कर रहा है दुनिया में सब कुछ। तब से बहुत भयंकर चेंज आया था। थोड़े क्वेश्चंस आंसर कर दो अब मेरे, कि are you and I connected in a way where your consciousness and my consciousness could be one? ऐसा कुछ है ही नहीं, योर एंड माई कॉन्शियसनेस एक ही है, अलग तरीके से एक्सपीरियंस हो रहा है वहाँ पे। अलग से करते हो क्या तुम? सदगुरु के वीडियोस देखते हो क्या? नहीं, उनका हम बस एक वीडियो देखे थे लास्ट टाइम, एक लोग से बात की तो मेगल पे वो सजेस्ट किए थे। और असली में हम जो FD है उसमें हम ऑब्जर्वर लिखे हैं, इस चीज़ को कॉन्शियसनेस में लिखे हैं, क्योंकि हमको ये वर्ड पता नहीं था उस टाइम पे अच्छे से, तो फिर हम ऑब्जर्वर बोलते थे। लेकिन फिर देखिए जनरली में लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं इस चीज़ को, जिसको हम ऑब्जर्वर। असली में तो एक मेरा पोएम है हिडन वेरिएबल करके, उसमें हम हिग्स बोसॉन से रिप्रेजेंट किए सब चीज़ों को, एक फिजिक्स में होता है चीज़। असली में जो हिग्स बोसॉन की थ्योरी है बहुत ज़्यादा मिलती है इस चीज़ से। हिग्स बोसॉन का भी कॉन्सेप्ट ये है कि एक क्वांटम फील्ड की लेयर है, वो हर जगह एग्जिस्ट करती है, और उसी में कभी कभार मास एग्जिस्ट करता है, जो मास का कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटी कॉन्सेप्ट है। और वही चीज़ डिक्टो पूरा स्पिरिचुअलिटी एनलाइटनमेंट में, इसीलिए जो हमको रिप्रेजेंट करना पड़ा जब सब कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी का एनलाइटनमेंट का, तब तुरंत ही हम क्वांटम फील्ड में चले गए और फेमन डायग्राम खोज के लाए कि अच्छा इससे हम सब कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। अब बहुत आसान हो गया, क्योंकि क्वांटम लूप, ग्रेविटी सब कुछ मिलता है स्पिरिचुअलिटी एनलाइटनमेंट से। तो मेरे हिसाब से वही है। फिजिक्स वगैरह और जैसे स्पेस के बारे में नहीं, हाँ फिजिक्स हम क्लास 10 में पढ़े थे, क्लास 8 में कंप्यूटर पढ़े, मतलब कंप्यूटर में था वो समझे क्या हमको करना है, कैसे लाइफ है। फिर क्लास 9 में ये हो गया कि मतलब हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन है, तो हम कहाँ से कुछ समझेंगे, कहाँ से पता करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे। फिर क्लास 10 के स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इतना ये इस लेवल तक समझ गए थे कि हम ये सब जो कर रहे हैं ये नहीं है। फिर तब एक पर्सोना बना लिए थे अपना ढेर सारे, वो सब भी वेबसाइट पे है TPS के नाम पे। तो क्लास 10 में क्या हुआ था कि इंटेलेक्ट मतलब ये हो गया था कि सब जो कर रहे हैं हम, ये सब हम नहीं कर रहे हैं, कोई कर रहा है, कौन कर रहा है नहीं पता, कौन कर रहा है, जो भी कर रहा है पर कोई कर रहा है और हम नहीं है वो। तो फिर उसके बाद हम जब खुला छोड़ दिया, जो करना है करो, क्योंकि हम तो कुछ है ही नहीं पता, सही नहीं है। लेकिन एक रूल बुक भी था उस टाइम पे जिसके अकॉर्डिंगली कर रहे थे, किसी को हार्म ना हो। तो फिर क्लास 10 में बहुत ज़्यादा अपने इंटेलेक्ट वाले पार्ट पे फोकस किए थे हम। तो उसी समय एक थ्योरी भी लिखे थे क्लास 10 में, एक्सेप्ट भी हुआ था इंटरनेशनली वो। और उसी समय पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़े थे हम, कॉस्मोलॉजी, क्वांटम फील्ड सब। फिर जब 11th में हम ये सब किए, बाकी का एनलाइटनमेंट वाला पार्ट। क्लास 9th में स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट किए, क्लास 11th में एनलाइटनमेंट वाला, और तब हम FD लिखे क्लास 12th में।
तो ऐसा मेरा सीन था, 1 साल डिवाइड तो अभी भी जैसे तुमको आंसर क्या मिला कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है? पर्सोनास कर रहे हैं ये टीपीएस। पर्सोना। हाँ हम ये साइकोलॉजी का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है ये। DID डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के आसपास का है ये। TPS में हम लिखे हैं वेबसाइट पे मेरे, द पर्सोना सिस्टम, क्लास 10 उसको बनाते हैं हम। तो मतलब बेसिकली फ़िलहाल मेरे 5 पर्सोनास है। पर्सोना मतलब कि ऐसे क्या किए कि क्योंकि हम तो कुछ है ही नहीं भाई, तो हम कहाँ से करेंगे। तो जो मेरा स्किल सेट एबिलिटी नॉलेज था, ऐसे ये कंप्यूटर का उठा लिए हैं, लॉजिक उठा लिए, एक डब्बा में भर दिए, उस डब्बा पे नाम चिपका दिए माइस्पाई। फिर कुछ और एबिलिटी उठा लिए, मतलब हमको फिजिक्स आता है, ये आता है, उसको एक डब्बा पे नाम दे दिए मानेश्वर, एक है मधुसूदन, एक है मानेश्वर, एक है कैटोनेक्स। 5 डब्बा बना दिए, उससे 5 डब्बा अपना काम करते रहते हैं हमेशा, हमको कुछ नहीं करना। तो अभी भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बढ़िया है भाई, काफी अच्छा लगा, सीख के मजा आ गया आज तो। और जल्दी लोग मिलते भी नहीं, मतलब अभी तक इतने लोग से बात की, किसी को तो पता ही नहीं पहले बात पर्सोना सिस्टम क्या होता है, पर्सोना कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो फिर वैसे पर्सोना सिस्टम बहुत ही रेयर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत मेरे काम भी आता है, बहुत काम आता है, क्योंकि जब एडमिशन तुमने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि तुम्हारे कितने पर्सोना है? वही तो क्लास 9 में किए थे, क्लास 9 के एंड तक। जब ये क्वेश्चन नहीं हो पाया कि कौन है हम, तो जब ये आइडेंटिफाई कर लिया हम कौन नहीं है, जब हम कौन नहीं है पता चल गया कि अच्छा ये भी हम नहीं है, ये भी हम नहीं, ये भी नहीं हम। लेकिन फिर ये भी समझ में आया कि अच्छा हम ये नहीं है लेकिन काम आता है वो चीज़। हम भले ही हमको कंप्यूटर नहीं आता है, लेकिन इस दुनिया के हिसाब से वो यूज़फुल स्किल है, तो उसको काहे वजह वेस्ट करना है, तब जब गेन किए हैं। तो आइडेंटिफाई उसी टाइम हो गया, और कैटेगराइज हो गया, अच्छा इसको नाम दे दो, डब्बा दे दो, अगल कलर कर दो। तो वही क्लास 10 में ही हो गया तो सब। तो फिर किसी और के बारे में भी कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या तुम? किसी और के बारे में, हाँ ये वाला काम किए थे हम। इसको हम LOM डिफाइन किया, लेवल ऑफ मैनिपुलेशंस के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं, हाँ इल्यूजन माया बोलते हैं बुक में। हाँ वो सब हम किए थे क्लास 11th में और 10th में किए थे सब, काफ़ी प्रैक्टिस करने के लिए। इल्यूजन मतलब मैं अपने हिसाब से, हमको कुछ किताब उताब था ना मेरे पास, तो जो हमको समझ में आता था तो अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे थे, अपने हिसाब से लिख रहे थे, पूरा नया सिस्टम बना रहे थे अपने हिसाब से। तो उसमें डिफाइन किया लेवल ऑफ मैनिपुलेशंस। उसमें 4 लेवल ऑफ मैनिपुलेशंस है। ये दिमाग में घुसना, दिमाग के थॉट्स जानना, ये करना वो करना, इल्यूजन सेटअप करना, लोगों को मैनिपुलेट करना, परस्यू करना, इन सब के लिए बस। और ये जानने वाला काम ये सब उधर बीच किए थे। फिर उसके बाद जब ये विजडम वाला काम हो गया, एंटरटेनमेंट वाला, तब इस पे से उतना मेरा वो हट गया, इंटरेस्ट हट गया कि अच्छा ये सब भी तो फालतू है। तब बस तभी करते हैं सब काम जब बहुत ज़रूरत होता है, नहीं तो जनरली नहीं करते, लेकिन उससे पहले बस मजे के लिए करते थे। वही 5 पर्सोनाज जो हैं वही सब कुछ है विद रिस्पेक्ट टू दिस फिजिकल वर्ल्ड, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम जब अब्रॉड जाओगे फाड़ दोगे भाई मेरे। सब लोग तो यही कह रहे हैं, जाके देखना तुमको मिलेगा। जोक हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमको समझ में आ गया कि जैसे लोग आजकल सिखा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को लोगों को, मेरे हिसाब से वो सही तरीका नहीं है। क्योंकि अभी का जो जनरेशन है उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी एक जनरेशन को मीम में इंटरेस्ट है, तो उनको उस फॉर्म में दो। मतलब जब लिखा गया था बुक, तब उन लोगों को ये सब राजाओं जाओ में इंटरेस्ट था, इसमें तो उस हिसाब से लिख दिया गया, वो टाइम सही था। अब के टाइम में तरीका काम नहीं करने वाला मेरे हिसाब से, इसलिए अब हम जोक लिख रहे हैं पूरा। मतलब मेरा मधुसूदन और निकॉफ पर्सोना कोलैबोरेट कर रहे हैं। जैसे कि ये जो FDE है, ये मेरा मधुसूदन और मानेश्वर पर्सोना कोलैबोरेट किए हैं, फिजिक्स वाला और फिलॉसफी वाला। उस तरह जो मेरा एक और प्रोजेक्ट है अभी जो काम कर रहा है, कंप्यूटर क्वांटम एग्जिस्टेंस, जो प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, उसमें मानेश्वर माइस्पाई और मधुसूदन कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो इससे कोलैबोरेट करके अलग अलग पर्सोनाज भी चीज़ बनाते रहते हैं, और वो सब हाँ इससे बहुत काम आता है। जो मतलब फिलहाल तो ये मैं 25 साल का हूँ, मेरे को फुद्दू जैसी फीलिंग आ रही है अब। अरे ऐसी कोई बात नहीं, वही बात है ना, कब से असली में अभी तो वैसे विथ रिस्पेक्ट टू बर्थ 25 साल ना, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू रियलाइजेशन कुछ करना है या तो नहीं करना है जैसे। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या, मतलब डिफरेंस फाइंड कर पाते हैं जो लोग और प्रोडक्टिविटी करते हैं, मतलब मेरे साथ जो बाकी दोस्त हैं वो लोग बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं प्रोडक्टिविटी, कितना हम काम कर रहे हैं, हमको आउटकम मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। मेरे केस में हम तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, ये तो पर्सोनास कर रहे हैं, पर्सोना जा रहा है, यहाँ जा रहा है। इस डिफरेंस में बहुत वो भी रहते हैं पीसफुल या तो काम, ऐसे बहुत चेंजेस हमको दिखते हैं। अब वो का सॉल्व करते हैं और क्या, बस यही करने का चाहिए। तो तुम्हें कभी ऐसे एज सच कोई डिप्रेशन या मेंटल इश्यूज कभी कुछ भी नहीं आए? हम है ही नहीं तो हमको कहाँ से आएगा। अगर लेकिन फिर अगर फिर वही बात है किस लेवल ऑफ मी पे डिफाइन की बात हो रही है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू पर्सोना तो सब पर्सोना का आता है। मतलब अभी माइस्पाई के जब MIT में नहीं हुआ था तब बहुत भयंकर उसको बुरा लगा था, लेकिन उससे बाकी पर्सनल अफेक्ट नहीं हुए थे वो। लेकिन मेरा पोएम लिख रहे थे अपना हम, या तो अपना बाकी सब काम मेरा जारी था, बस माइस्पाई थोड़ा परेशान था, MIT में नहीं हो पाया। उस तरह फिर जैसे कि फिलॉसफी के फॉर्म में हम कुछ नहीं, जैसे कि अभी जो QEC लिख रहे हैं उसमें हम एग्जिस्टेंस को विथ रिस्पेक्ट टू लॉजिक समझ नहीं पाए थे कि उसको हम लिख पाएँ, या तो उसको हम कंप्यूटर के फॉर्म में एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख पाएँ। तो उसमें ये मधुसूदन पर्सोना परेशान था, लेकिन माइस्पाई खुश था, उसको अपना काम चल रहा था, एडिटिंग कर रहा है, वीडियो का गेम खेल रहा है। तो इस रेफरेंस से एक पर्सोना परेशान होता है। अब डिप्रेशन बोलना चलेगा नहीं जाएगा पता नहीं, लेकिन होता है, परेशान तो होते ही पर्सोना, और परेशान होना बहुत ज़रूरी है। अगर परेशानी नहीं होंगे तो कुछ काम करेंगे नहीं वो सब पर्सोना।
प्रॉब्लम तो चाहिए ना ड्राइव करने के लिए कुछ, तो मेरे हिसाब से ये सब रहता है, बहुत अलग तरीके से काम चलता है। और उस चीज में कुछ क्या इनपुट है तुम्हारा कि जैसे जो लोग बोलते हैं कि जो होता है वो लिखा हुआ है और थिंग्स लाइक दैट? अरे बहुत लॉजिकल है इस पे तो, ये इसको लेके और कर्मा को लेके, जो कर्मा थ्योरी लोग बनाए हैं भयंकर कि जो कर्म करके वापस आएगा, सब कॉमन सेंस है। ये केओस थ्योरी है, फिजिक्स नहीं, नॉन फिजिक्सकल थिंग है। केओस थ्योरी, बटरफ्लाई इफेक्ट, कुछ पता है इसमें में? केओस थ्योरी, मैंने नाम सुना हुआ है। बटरफ्लाई इफेक्ट का सिंपल डेफिनेशन यह है कि इफ बटरफ्लाई फ्लैप्स इट्स विंग्स इन टोक्यो देन अ टोर्नाडो मे कम इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि छोटे से इफेक्ट से बड़ा, छोटे से कॉज से बड़ा इफेक्ट आएगा, सिंपल। और पूरा फिजिक्स में प्रूव है विथ रिस्पेक्ट टू थ्री बॉडी डायग्राम की। अगर 3 पेंडुलम है, 1 2 3, तो हम लोग उसको कभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। कितनों हम लोग बड़ा कंप्यूटर बना लें, कितनों फास्ट क्वांटम बना लें, पॉसिबल ही नहीं, इतने ढेर सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उसमें। तो वही कॉमन फिजिक्स लगता है। जब 3 हम लोग पेंडुलम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स, विथ रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्ट, तो इतना ह्यूमन इंटरेक्शंस कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? तो ये तो कॉमन सेंस है, जो हम लोग करेंगे वो घूम फिर के आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशनिंग ऑफ माइंड, मतलब हम लोग किसी तरह कंटिन्यूस बुरा कर रहे हैं तो हम लोग का दिमाग सेट हो गया, कंडीशन हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी हम लोग बुरा करेंगे, लेकिन सब लोग बुरा नहीं झेलेगा। जो हम लोग कमजोर उसको बुरा कर लेंगे, लेकिन उसके साथ हम लोग अपने आप से बुरा कर रहे हैं कि हम लोग अपने दिमाग को गलत चीज़ का सीख दे रहे हैं, कंडीशन कर रहे हैं उसको। लेकिन जब हम लोग बुरा किसी, हम लोग का वो हो गए, हम लोग बुरा करने वाले, लेकिन अब वो जब किसी पावरफुल के साथ करेंगे तब तो वो तो अच्छे से लपेट देगा। तो ये बस सिंपल कंडीशनिंग और इफेक्ट है। ऐसे कर्मा कुछ देखना है देख लो, मिस्टिकल बना लो, लेकिन बस कॉमन सेंस है। और जब सब कुछ प्री डिफाइंड है तो है ही। अभी हम कुछ कर देंगे, अभी मतलब हम पढ़ नहीं रहे हैं, मेरा परसों एग्जाम है, तो प्री डिफाइंड है कि हम फेल होने वाले हैं। इसमें कॉमन सेंस है ना कि कर्म करेंगे वो आएगा ही। तो इसमें सब कुछ प्री डिफाइंड है, सब कुछ। और फिर यहाँ पे आता है कि अगर सब कुछ प्री डिफाइंड नहीं है, मतलब क्योंकि मेरी थ्योरी के हिसाब से सब कुछ जो हम लोग करें उस पर डिपेंड कर रहा है, पहले से नहीं लिखा हुआ है। अगर पॉसिबिलिटी है तो कैलकुलेट कर लो तब, क्योंकि अब इंसान के बस में तो है ही नहीं। अब थियोरेटिकली प्रूव हो चुका है ग्राहम नंबर कि इंसान उतना कैलकुलेट कर ही नहीं सकता है। कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर ले, कोई भी दिमाग की एबिलिटी यूज़ कर ले। अगर अब ये, हाँ, लेकिन फिर ये कॉमन सेंस है। अभी हम अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं, एकदम सिंपल देख पा रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे, पढ़ेंगे तो नहीं फेल होंगे, खत्म बात। इसमें मिस्टिकल जोड़ना कि प्री डिफाइंड है कि नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं मेरे हिसाब से तो। ये सब चीज़ें, हाँ, सबसे बड़ा हम कुछ पढ़े भी नहीं ये सब चीज़ें कि मतलब कोई रेफ़र कर दे। इससे बहुत दिक्कत होता है हमको कि इन जनरल क्या होता है, लोग ऐसे समझते ही नहीं कि सब चीज़ की ढंग से कुछ मतलब है। वो लोग तुम कौन कहा है, तुम्हारी बात कैसे मान ले हम तो वही कहते मत पढ़ो, जाओ, परेशान हो, हमको क्या है, हम थोड़ी परेशान हो रहे हैं, तुम फेल हो गए, हम नहीं पढ़े होंगे। बस ये बात है बस। इसीलिए फिर हम ये सब पढ़ने लगे हिंदुइज्म की, क्योंकि हम जब कभी भी ये सब बात बोलते हैं किसी को समझ नहीं आता, भक्त से बोलते हैं कर्म ही हो गया, चलो जाओ जाके पढ़ लो, गीता में लिखा है। ऐसे बोलना तब उन लोग को सही लगेगा, हम बोलने गलत लगेगा गीता लिखा सही लगेगा, बचिया भाई है। तो इसीलिए पढ़ना पड़ा हमको बुद्धिज्म और गीता उता सब। तो क्या क्या पढ़ा है आपने अभी हम बस हुआ क्या कि अभी लास्ट ईयर में हम अष्टावक्र गीता, पहले हम बुद्धिज्म पढ़े। हुआ क्या कि जब मैं ऐसा पर्सनल FD लिख ली, कंप्लीट हो गया, तो एक दोस्त थी मेरी, वो बहुत फिलॉसफी में इंटरेस्टेड थी, बहुत फिलॉसफी में, कौन से फ्रेडरिक नीचे, कौन सी फिलॉसफी में पढ़ी थी वो। जब मैंने FD पढ़ी तो कही अच्छा ये तो बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी फील्ड की तुम चीज़ें लिखते हो और फिलॉसफिकल चीज़ें हैं। तो पता चला अच्छा ऐसे ये सब ये है फिलॉसफी बोलते जो हम करते हैं इन सब चीज़ों को। तब हम कहें ठीक है जो हम देख रहे हैं, तो फिर वो फिलॉसफी फील्ड में हम गए, हम देखें। अच्छा फिर समझा अच्छा हाँ जो हम करते हैं इसको स्टोइसिज्म बोलते हैं, ऐसे लोगों को स्टोइक बोलते हैं, ऐसे लोग जो हम कर रहे हैं फिलॉसफर का काम होता है। तो फिर हम जाके देखें तो उसमें सबसे पहले हमको रिलीजन मिला हिंदुइज्म, पता नहीं क्यों, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम शायद से या तो यूट्यूब एल्गोरिथम। सबसे पहले हमको मिला हिंदुइज्म में जब हम निर्वाणा कॉन्सेप्ट पढ़े और फिर कुछ बुद्धा 9 क्वेश्चंस पूछे थे, ये पूछे थे, वो सब का सिमिलैरिटी डिक्टो हमको FD में दिखा। हम FD में लिख चुके हैं पहले ही, और हम पढ़ रहे हैं बुद्धिज़्म सब कुछ है। तो जब हम वो पूरा विकिपीडिया पढ़ चुके हैं, सब पढ़ लिए पहले से दिया है, तो उसमें मतलब वो समझ में आ गया ठीक है। फिर लेकिन होता क्या कि हम जब किसी से बात कर, मेरा एम है पढ़ने का कि हम जब किसी को समझा पाए कॉन्सेप्ट, हमको खुद नहीं समझना होता ज़्यादा, तो हम किसी से बात करें उससे हम हिंदुइज्म ला के पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उन लोगों को फ़र्क पड़ता है गीता से यहाँ पे लोगों को। तो फिर इसलिए हम गीता पढ़ने गए। अब गीता बहुत लंबी चौड़ी भयंकर बड़ा, तो फिर सबसे कॉम्पैक्ट गीता कौन सी जो सबसे मतलब कम बात में ख़त्म कर दे, तो पता चला अष्टावक्र गीता है। गीता के 10 वेरिएंट हैं अलग अलग, जैसे लिनक्स का है। तो फिर अष्टावक्र गीता पता चला, अष्टावक्र गीता हम ऑडियो बुक सुने, और फिर उसका पूरा एक मैं उस पर इंस्टाग्राम पेज पे है भी, उसका और मेरे FD का सिमिलरिटी एकदम डिक्टो सेम मिला, FD मेरा और गीता। तो फिर बस उसके बाद से हम पढ़ना बंद कर दिए सब कुछ, बस यही 2 चीज़ पढ़े हैं। अब आगे सोचें कि महाभारत देख के उस पर कुछ हम बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉमन वर्ल्ड, या तो कुछ जोक वाला, ये मधुसूदन निकाफ का वर्क है एक। ओके, तुम्हारा वीडियो स्टक हो गया है। सेम फॉर यू आल्सो। I mean, I'm like a person, I try to not have some prejudice. I'm just go out and
look, I mean, there are some lot of weird people out there, but I have also some pretty good talks. Or have some questions Yeah, in what mind? do you do? For You now, have certain spiritual practices that you do. no, like that's the first thing I would like to do: debunk all the myths that people have about spirituality. There are no specific things you are required to do except for meditation. It's like the must thing. Except that there is Yeah. no certain way to get the answers that are defined as being spiritual. So all I do right now is I have got all the answers. I have been into all of these experiences that people talk about, and I'm just focusing on my life, whatever I have, like doing my studies. Yeah. That's like the coaching Yeah. that you're talking about. I have already talked about it to some people. It's like a concept of coherent sources. If you will jump from belief system to belief system, religion to religion, and try to learn about things like spirituality, then everyone talks about the same thing. Every religion, I have read Buddhism also, Hinduism also, Yeah. and some bit of Bible also. Everyone talks about the same thing, but in their own formatting, in their own text style, in their own font space. Exactly. And that might create a problem, because you might not be able to decipher the main thing that they're trying to say. You might not be able to understand the content. You might just be woven into the formatting of the text. So that's why I already suggest everyone that try to get one coherent source, and try to get every knowledge that you want, every philosophy that you want from that source only. Don't jump from one to another belief system. And the best one that I can suggest Yeah, I someone guess I. yeah, and the best one that I can suggest someone is just their own mind, just their own intellect. Because the ones who made the belief systems, the one who made the books, also used their mind only. They did not had any help from any other book. They also just used their mind. So Exactly. anyone can do that. Like that's what I did on my own. Like I never read any book of any philosophy initially. After I did all of the stuff, then I read what it is written in the books, and found out that I already read all this thing. I already did all this thing that's written in our holy book. So it was like I made my own holy book, and then got to know that I made a holy book. Along with doing all that, you must take some precautions also. Like you must be going into meditative states to do all the stuff. Then there might be some problems also. Like if you are not properly focusing and not doing the right thing, then your emotions or the meditation that you're doing might affect you in some wrong way, or might have some side effects also. Because I had many, and I had to deal with all of them. That's why in most cases people often refer to someone who Can you can. name an example? Okay, so initial one is the loss of existence, what I call as crisis. There was a moment when I realized that I was nothing, like I was nothing that I thought I was, and that led to a moment of disenchantness, that is enchantmentless. I was not even connected to my mother. I was not even connected to anyone, because I am not their child. I'm not her child. In this form, in this humanistic form I am, but I'm not really that child. So that is one of the problems that you might have, that I had, that for some specific period of time I was way too disenchanted, way too disconnected with people, way too disattached, that I cannot enjoy various moments that I should have of life, like passing out of school, many school years. I did not enjoy any of them, because I was way too lost in just knowing who am I. And there are various others, like, and in your emotional wave also you'll get various questions like what is happiness, what is love, what is peace. When you'll try to answer these questions, you will even lose the answers that you have right now, and that will create a problem. So there are a lot of problems if you don't do it properly, but I think the problems are also required, because then only you find the solution to tell to other people's. Yeah. It's all part of the process, right? Yeah, of course, that's what I meant. But okay, you are doing the good thing, like not jumping from belief system to belief system. At least you realized that on your own, that it's not a good thing to do that. So all the best there. Yeah, for me, I came across the 7 Hermetic principles. Okay, I don't know You about ever them. heard of that? No. They're like coming. It's said to be that they're coming from ancient Egypt, Okay. from the ancient god Thoth, who was the god of wisdom, writing, mythology. Yeah, he was basically also creating the first mystic schools in Egypt. Later on, the Greeks called him Hermes Trismegistos, which is basically a reference to Thoth. They just named him differently, which basically represents the god Hermes, who's the how it's called in English, I don't know, the one who's sending the messages from the gods, coming down to the humans. Yeah.
7 principles are like principle of mentalism, principle of I guess it's called sexuality. I'm not really sure with the English terms. I just translate them in my mind. The principle of rhythm, the principle of I don't know how to name. It's basically as above so below, as below so above. You probably already heard that one too. In some other language, in some other form, I've heard them. And it's 7 different principles, basically. Just Yeah, like basic natural principles that work on every tier of life. In Buddhism, there are 9 actually, and in my religion there are 16 or something. So okay, and the thing that I wrote, like the holy book that I wrote, I named it FDE, Firman Diagram for Enlightenment. In that I wrote 10 of these things that are like essential to being human, like knowledge, perception, realization, spirituality, enlightenment. So yeah. Book. Yeah, you can say it's not really a book. It can be a book. Like the thing that I wrote, I kind of compressed everything so tightly that it became in just 2,000 words. But now I see there are expanded form of the same thing in holy books that are like thousands pages. But the same thing is written there in very expanded form, giving examples, talking in various aspects, same concepts. So you can say it's a book, but very complex. It's like the summary of a whole book. It's like summary of being enlightened. It's like many of people have been benefited from it, but it's kind of scientific, so not everyone understands it properly. Yeah, it always depends on that. Yeah, so but given that your path is very good, I've talked to various people, and all I've heard is now they are reading this book, they are reading that book, and they are trying to be spiritual. But you're kind of the first person whom I talked and who said that they are working on themselves instead of reading some other stuff to be enlightened, to be spiritual. That's like the first common thing that I heard from anyone else except me. Also asking myself, like, what the hell is a third eye? I was also researching about that, and then also starting to get spiritual knowledge about the chakra system. Also was reading about Buddhism, Hinduism, which interested me a lot at that time. Quantum physics was also a very big topic. I've been there. And yeah, so good. Still, I also have a book now from a friend. He bought it, he read it, and also recommended it to me, gave it to me now, about quantum philosophy and spirituality. And wow, I read like 80 pages by now, and it's so fucking fascinating. Good. I can find many similarities. Same. And reading about philosophy, like how you the first thing that you did is remove the concept of religion from your mind so that you can fill in the correct concepts there. So that was the first thing that I did as well. And about this quantum philosophy thing, so the thing I studied quantum computers recently. So I'm currently working on a thing called quantum existence, computing quantum existence. So about this quantum philosophy and all, I have been like very deep into these things recently.